ताई, पुणे से निकल गए, शाम तक पहुंच जाएंगे मुंबई। वो श्रेया दी का फोन आया था, वो कह रही थी कि कुछ दिन हमारे साथ बाबा के घर पर ही रुकेंगे। हाँ ताई, ठीक है ताई, ओके बाय। फिर से मुंबई, अपने बाबा के घर। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद कभी भी मुझे वापस जाकर अपने मायके में रहना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि अब मरते दम तक ग्वालियर में रहूंगी, अपने ससुराल में अपने पति के साथ। मुझे क्या पता था कि वो दुनिया जिसे मैं अपना मान रही हूँ वो सिर्फ एक छल है, एक धोखा। वहां मेरे लिए ना तो पति का प्यार था, ना किसी का अपनापन। वहां तो हर कदम पर मेरे लिए बस धोखा ही धोखा था। हर रिश्ता एक धोखा था, यहाँ तक कि मेरा पति भी। अभी उस तरफ से आए और नीरज वो आ गया है। पर अगर भगवान ने तुम्हें एक कमी के साथ भेजा है तो उसमें संध्या का क्या कसूर है? अगर तुम ना मर्द हो ना औरत तो उसमें उसकी क्या गलती है? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे मेरी कमजोरी के साथ अपनाया है, मैं भी आपको हर हाल में स्वीकार करूंगी। जाओ चाचू, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। युवराज प्लीज मुझसे मत करवाइए। युवराज नहीं। सब खत्म हो गया। पापा हमेशा कहते थे एक बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। शादी के बाद बेटी अपने ससुराल की इज्जत बनकर रहती और अगर वो मायके लौट आए तो ये उसके मायके की बेइज्जती होती है, उसकी परवरिश का अपमान होता है। मुझे माफ कर दीजिएगा बाप। आज मैं अपने मायके लौट रही हूँ। मैं आपकी दूसरी बेटियों जैसे खुशकिस्मत नहीं हूँ कि मरते दम तक अपने ससुराल का मान बढ़ाऊं। मेरे पास अपने मायके में रहने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है बाबा। मेरी शादी ने मेरा सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, आपकी जिंदगी भी छीन ली। ना मैं अंधी होती, न वो जागीरदार परिवार मेरे खिलाफ इतनी गंदी घिनौनी साजिश रचता। ना आपको उनकी साजिश का पता चलता और ना आपको इस तरह जान गंवानी पड़ती। पापा कहीं ना कहीं मैं भी आपकी गुनहगार हूं। खाना तैयार है, आ जाओ। नीरज, चलो खाना खा लेते हैं। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम?
मुझे नहीं पता संध्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो नीरज, इस वक्त सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अब तक उन्होंने सब कुछ ठीक किया है ना, तो आगे भी वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, चलो खाना खा लो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है संध्या। नीरज, किसी और बात का गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हो? संध्या, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कल तक मुझे कुछ भी याद नहीं था, सब कुछ भूल चुका था मैं। और कहां से कोई चला आया मुझे बरसों पुरानी बातें याद दिलाने के लिए, मुझे मेरे माँ और बाबूजी की बातें याद दिलाने के लिए। इससे तो अच्छा होता कि मेरी याददाश्त कभी वापस ही ना आती। नीरज, ऐसा मत कहो। देखो, अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें जरूर भगवान की कोई मर्जी रही होगी, और आगे भी जो होगा वो उन्हीं की मर्जी से होगा। और नीरज, तुम तो मुझे हिम्मत दिया करते थे, तुम कैसे हिम्मत हार सकते हो? भगवान पर भरोसा रखो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। देखो, कल से हम में से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। चलो खाना खा लो। चलो। चुपचाप इधर बैठो। आओ ना। अब इस रूठे हुए बच्चे को मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा। लगता है नीरज सो गया, शायद ट्रैवलिंग से बहुत थक गया होगा। थकान तो हो ही जाएगी ना दी। पिछले 2 दिनों से हम दोनों युवराज को लेकर इतने परेशान थे, बस जंगल में ही घूम रहे थे। थकान हो गई, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि नीरज सोया नहीं होगा, यूं ही बस करवटें ले रहा होगा। क्या बात है, तुझे बड़ा पता है नीरज के बारे में। नहीं, वो दरअसल जब से अपने दादाजी से मिला है ना, बस उसी बात को लेकर परेशान है, तो मुझे लगा कि शायद उसी बारे में सोच रहा होगा। चल ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। चलो ये बर्तन किचन में रखते हैं और अपने कमरे में चलते हैं। संध्या, संध्या, मैं, ताई, साक्षी दी, हम सब सोच रहे थे तेरे बारे में। अब तू आगे क्या करेगी? कुछ सोचा है आने वाली जिंदगी के बारे में? शायद ही मैं कुछ समझी नहीं। देख संध्या, युवराज की कहानी अब यही खत्म हो गई है। अच्छा होगा कि तू भी उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच, और जितनी जल्दी हो सके एक नई शुरुआत कर अपनी नई जिंदगी की। नई जिंदगी मतलब कि कोई अच्छा सा लड़का देख, सेटल हो जा, फिर से शादी कर ले। शायद ही मैं शादी नहीं कर सकती। एक बार शादी करके मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ सहा है, उसके बाद तो शादी के नाम से ही डर लगता है। यहाँ तक कि आप जब शादी की बात भी कर रही हैं तो मुझे दोबारा वो सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे मेरे हर सपने को मेरे ही आंखों के सामने कुचल दिया गया,
ऐसे में एक दुल्हन से महज एक खिलौना बनकर रह गई। इस वक्त शादी की बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। नहीं दी, मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। देख संध्या, अगर बीता हुआ कल बुरा था तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाला कल भी बुरा ही होगा। इंसान अगर एक बार ठोकर खा जाए तो वो चलना नहीं छोड़ता। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। संध्या, तुझे अपने बीते हुए कल से उभारना ही पड़ेगा। दुनिया में सभी लोग वैसे नहीं होते। कुछ लोग नीरज जैसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। लेकिन शादी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं, इसीलिए तो नीरज मुझसे इतना प्यार करता था, लेकिन वो मुझे नहीं ढूंढ पाया। और पहले युवराज आ गया मेरा रिश्ता मांगने, और नीरज को सिर्फ मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिस घर ने, जिस परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उन्हीं के खिलाफ जाना पड़ा। वाकई भी बहुत बदकिस्मत हूं। 4 साल की थी तब अपनी माँ को खो दी, फिर आंखें खो दी। जिंदगी भर अंधी बनकर सब पर बोझ बनी रही। शादी के दिन अपने बाबा की ही मौत का कारण बन गई। शादी हुई भी तो युवराज जैसे लड़के से, और ससुराल ऐसा मिला कि नहीं थी। मेरे साथ आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं थी कि किसी और को अपना बनाकर मैं उसकी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती। और फिर मेरी बदकिस्मती किसी और की बदकिस्मती क्यों बने? इसलिए अब आगे की जिंदगी में अकेली ही काटूंगी। अब वो हंसते हुए हो या रोते हुए, लेकिन अकेली। शायद ही बहुत रात हो गई, सो जाती। नीरज, कल तुम इतने गुस्से में थे कि कोई बात नहीं हो सकी, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि इस बारे में मुझे तुमसे बात करनी चाहिए या नहीं। संध्या, तुम्हें जो कुछ कहना है प्लीज खुलकर कहो। देखो नीरज, मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे परिवार का मामला है, और मेरा इस बारे में कुछ भी कहना शायद तुम्हें ठीक नहीं लगेगा। लेकिन देखो, मैं भी वहां मौजूद थी, और मैंने भी तुम्हारे दादाजी के मुंह से सब कुछ सुना। और इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है तुम्हें अपने दादाजी को माफ कर देना चाहिए। हाँ नीरज, मुझे लगता है वो वाकई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। और नीरज, वो तुमसे इतने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इस तरह तुमसे बार बार माफी मांग रहे थे। मुझे ये सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा। नीरज, अगर
अगर तुम्हारे माँ बाबूजी आज जिंदा होते और उन्हें पता चलता कि तुम्हारे दादाजी 27 साल से तुम सबको ढूंढ रहे हैं, तो शायद वो लोग भी उन्हें माफ कर देते। तुम्हारे दादाजी ने बिल्कुल ठीक कहा, खून के रिश्ते यूं ही नहीं टूट जाते। मुझे ही देख लो, मैं अपनी बहनों से इतनी दूर चली गई थी, लेकिन मेरा अपनी बहनों से रिश्ता तो नहीं टूटा ना। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, अपना लिया ना। तुम भी अपने दादाजी को माफ कर दो। बड़ों का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता नीरज। और अगर उन्हें तुम में अपना बेटा नजर आता है, तो तुम्हें भी तो उनमें अपने बाबूजी नजर आते होंगे ना। मेरा कहा मानो नीरज, उन्हें माफ कर दो और उनके साथ अपने घर जाओ। संध्या, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने मेरे बाबूजी के जीते जी उनके नाम का स्नान किया था। अपनी उस गलती के लिए मैं एक बार फिर से माफी मांगने के लिए तैयार हूं बेटे। और इसके लिए मैं तेरे पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूं बेटा। मुझे दास जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कहा तूने? दादाजी, तूने मुझे दादाजी कहा मेरे बेटे। मेरे बच्चे ने मुझे दादाजी कहा। ये लीजिए आपके पापा। हेलो। हाँ पापा, बेल हो गई। नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी, कुछ दिन मुंबई में ही रहना चाहती हूँ। पापा, अगर हो सके तो एक फ्लैट का इंतजाम करवा देना प्लीज। और तो मेरा इस शहर में कोई है नहीं। पंकज जी और वैनी साहब की बेल दूसरी बार रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने। अब मैं बाहर आ गई हूँ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उन्हें छुड़वाने की। आप प्लीज मेरे लिए कुछ पैसों का और घर का इंतजाम करवा देना। हाँ पापा, मैं यहीं रहूंगी। बार बार कोर्ट भी तो जाना पड़ सकता है ना मुझे, और मुझे किसी से हिसाब भी चुकाना है पापा।